चलिए जल्दी से बताते जाइए। पहले तो 1 2 3 4 में कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए पॉसिबल, और पॉसिबल के आगे 1 2 3 4 में से जो मार्क करना हो, या फिर इम्पॉसिबल और उसके आगे जो मार्क करना हो। तो जल्दी से भेजिए अपना अपना जवाब, और फिर हम देखते हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि फीजिबल है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। ऐसे सवाल आपको जीओसी में भी मिले होंगे और मिलेंगे भी। एक्चुअल में ये मतलब केमिस्ट्री का सवाल है। अब ये आयनिक में भी आ सकता है और ये जीओसी में भी आ सकता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। कॉन्सेप्ट एक है, चाहे वो आप जीओसी में पढ़िए या फिर वो आप यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़िए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अमन जी ने आंसर भेजा है सबसे पहले, शुभम का भी आंसर आ गया है। 1 इज पॉसिबल बता रहे हैं, 2 इज पॉसिबल, 3 इज नॉट, 4 भी नॉट। ठीक है, यानी नीचे की दोनों रिएक्शनें पॉसिबल नहीं है, ओके, और ऊपर की दोनों रिएक्शनें पॉसिबल है। और कोई अपना जवाब देना चाहेगा? और कोई अपना जवाब देना चाहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, अमन ने बिल्कुल सही वैलिड रीजन दिया है। कोई भी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फीजिबल तब होती है जब वो लेफ्ट से राइट जाने में, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ अगर मूव कर रही है। यानी प्रोडक्ट में बनने वाला, आप सीधा सीधा एक लाइन में समझिए, प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड या बेस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वीक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फीजिबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो फीजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं पहली रिएक्शन। तो पहली वाली रिएक्शन में ये देखिए H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जबकि यहां पर कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, यानी कि प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वीक है, तो ये फीजिबल है। ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी? फीजिबल। ओके, सेकंड वाले पे आते हैं। यहां पर ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है, और आप सभी ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा जीओसी में। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, मोर एसिडिक बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा? लेस एसिडिक। लेस एसिडिक, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी फीजिबल है। प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड या बेस क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वीक होना चाहिए। अब यहां पर देखिए Cl- और वाटर, तो किसने अपना H+ आयन दिया? वाटर ने। तो ये वाटर किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह, और ये बेस की तरह। अब इसका कंपैरिजन HCl से करेंगे तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके रिस्पेक्ट में ये वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन फीजिबल नहीं है। समझ आ रहा है आपको? देखते जाइए ध्यान से। फोर्थ वाली रिएक्शन में आते हैं। यहां पर एक तो पिरिडीनियम आयन है और दूसरा पायरॉल है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है, यानी ये बेस की तरह काम करेगा। अब इससे ये जो H+ आयन यहां से निकलेगा पिरिडीनियम आयन से, तो ये H इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा पायरालोनियम आयन। पायरॉल से बन गया पायरालोनियम आयन, और ये बन गया पिरिडीन। तो अब यानी कि मुझे बेसिक कैरेक्टर देखना है पिरिडीन का और पायरॉल का, तो पिरिडीन ज्यादा बेसिक होता है, ये मोर बेसिक है, मोर बेसिक, और ये वाला लेस बेसिक है, ये वाला लेस बेसिक है। ठीक है, ये मोर बेसिक, ये वाला लेस बेसिक। अच्छा, ये मोर बेसिक और लेस बेसिक हम कैसे पहचानेंगे? देखिए इस बात को भी समझ लेते हैं। क्या हम केबी वैल्यू रटेंगे? बिल्कुल नहीं, ना एग्जाम में दिया जाएगा और ना आपको केबी वैल्यू रटने की जरूरत है। आपको अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है, उससे आप सारी बातें समझ जाओगे।
देखो ध्यान से, ये पिरिडीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक इसलिए है, साइक्लिक है, प्लेनर है और डीलोकलाइजेशन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, 2 2 4 और 2 6, तो ये 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है। अब ऐसे में नाइट्रोजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आउट ऑफ द प्लेन। एरोमेटिसिटी जिस प्लेन में आ रही है उस प्लेन में नहीं, उससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है। अब इधर आओ, यहां पर ये भी एरोमेटिक है, तो 2 और 2 4, यानी कि ये वाले जो लोन पेयर हैं ये इसी में पार्टिसिपेट करके इसकी एरोमेटिसिटी शो करा रहे हैं। यानी कि यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और यहां पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में जा रहा है। तो ये मोर बेसिक हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये मोर बेसिक हुआ तो ये रिएक्शन भी फीजिबल नहीं है। जीओसी में भी ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ये सवाल तो प्योर ऑर्गेनिक का है, आप देखिए, ठीक है ना? समझ में आया सभी को? तो फर्स्ट सेकेंड इज पॉसिबल, थर्ड फोर्थ इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट एंड सेकेंड इज पॉसिबल, थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट पॉसिबल। अभी यहां तक कोई डाउट? चौथी वाली रिएक्शन का रीजन समझ में आया? फोर्थ वाली रिएक्शन में रीजन समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड क्या है और बेस क्या है? तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट अगली हेडिंग डाल देंगे। एसिड क्या हो सकता है? लुईस के हिसाब से एसिड क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो आर्हीनियस थ्योरी पढ़ा था और जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा ना, आर्हीनियस ये बात बता पाए कि जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा उसको कैसे एसिड डिफाइन करेंगे, और ना ही लॉरी ब्रॉन्स्टेड, क्योंकि वहां पर भी वो कंसेप्ट किस पे टिका है, जो H+ आयन डोनर होता है वो एसिड, जो एक्सेप्टर होता है वो बेस। इसमें ज्यादा डिटेल में बताया गया। तो इसमें डिटेल में क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सभी लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी है, ठीक है, और उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए ताकि कोई इलेक्ट्रॉन दे तो वो एक्सेप्ट भी तो कर सके, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? लुईस एसिड कहलाएंगे। तो ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। हां, कंडीशन ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए उसको रखने के लिए। फिर लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में एक बात और चौंकाने वाली आई कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके बाद भी अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो भी वो लुईस एसिड कहलाएंगे। फिर भी वो लुईस एसिड कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 1-2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जैसे कि BF3, AlCl3, BeF2। अब आप इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे BF3, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयरिंग से आगे कितने हो गए? 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो BF4- बनता है, इसीलिए तो BF4- बनता है। तो इस तरीके के स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। इसके साथ साथ वो सभी जिनके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, चाहे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है, जैसे SiCl4, बताइए इसके पास क्या कमी है? सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली का है, 4 शेयरिंग से आगे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। लेकिन सिलिकॉन 3rd पीरियड का है, तो 3 में d ऑर्बिटल खाली है, तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो बनाता है SiCl6 2-। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा लुईस एसिड की तरह, ठीक है। एक साल जेई मेन में
सवाल आया इनमें से लुईस एसिड कौन सा है, ये 15, 16, 17 के आसपास की ही बात मैं बता रहा हूं, पिछले 2-3 साल में ही कोई आया है ईयर में। तो उसमें जेई मेन में क्योंकि सिंगल करेक्ट होता है और उसमें गलती से इनमें से भी एक ऑप्शन ले लिया और इनमें से भी एक ऑप्शन ले लिया। क्वेश्चन फ्रेमिंग करने वाले ने ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, तो इसका आंसर मल्टी करेक्ट भी हुआ। लेकिन बाद में जब बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो जो आंसर शीट आई जेई मेन की, जो जेई मेन की ऑफिशियल आंसर शीट आई, उसमें उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया, सिर्फ इसी वाले को कंसिडर किया। बट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, अभी भी मैं यही कहूंगा, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो इस वाले स्पीशीज को भी लुईस एसिड कहेंगे और ऐसे स्पीशीज को भी लुईस एसिड कहेंगे। ठीक है, तो अगर मल्टी करेक्ट में कभी भी आए तो आप इसको और इसको दोनों को टिक लगाएंगे। मान लीजिए जेई मेन में ऐसा ही दोबारा फिर होता है, तो आप समझ गए कि जेई मेन की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें इसी को बोला जाएगा, तो आप इस पे टिक लगा के चले आना भाई। अगर सिंगल करेक्ट है मत लगाना इस पे टिक, ठीक है। बट आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, समझ गए। हाँ, अब ये काम मत करना कि जेई मेन में उसको छोड़कर इस पे आंसर पे टिक लगा दिया कि भाई ये होगा, तो ऐसे हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। ये देखिएगा, ये सवाल आया हुआ इस तरीके का एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे, बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड बट नॉट अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, व्हाई? बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड बट नॉट अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ये बोरिक एसिड आखिर होता क्या है? बोरिक एसिड होता है BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। आप जानते हैं इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? आपको मालूम है इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी क्या होगी? एक HF+ आयन ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, कितनी हो गई? 3। लेकिन इसकी बेसिसिटी है 1, इसका एन फैक्टर 1 होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा बोरेट आयन, ये बनाएगा बोरेट आयन, यानी ये अपना H+ आयन देने की बजाय वाटर से OH- ले लिया और बन गया बोरेट आयन, बोरेट आयन, और फिर साथ में मिल गया H+ आयन, तो इसको बोलते हैं हम बोरेट आयन। तो लुईस के हिसाब से देखा जाए तो क्या इसने OH- को एक्सेप्ट किया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, सो इट इज अ लुईस एसिड। अब इसने OH- को एक्सेप्ट किया तो ये लुईस एसिड तो है, ये तो सही है। लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में क्या बोला गया था? जो H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता है वो एसिड है, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो बेस है। तो क्या इसने अपना H+ आयन दिया? नहीं दिया। जब इसको मैंने पानी में डाला तो क्या इसने अपना H+ आयन दिया? नहीं दिया, बल्कि उल्टा वाटर ने अपना OH- आयन दिया। तो आप ये जो H+ आयन देख रहे हैं ये वाटर का दिख रहा है, तो इस हिसाब से ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस नहीं होगा। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये एसिड नहीं। समझ आ गया? जल्दी से देखिए और बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? इसका एन फैक्टर 1 कैसे आया, समझ में आया ना? किसी भी एसिड को ऐसे देखकर जज नहीं करते हैं। हालांकि ज्यादातर एसिड्स में ऐसा ही होता है कि जो सेंट्रल एटम से जुड़ा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अगर उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो आसानी के साथ ब्रेक हो जाता है, वाटर में भी और ऐसे भी दिख रहा है। बट बोरिक एसिड जैसे कुछ एसिड हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर पता चलता है अच्छा ऐसा हुआ, एक ही H+ आयन दिया, इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या है? 1। ये सवाल रेडॉक्स में भी आता है, मैंने आपको यहीं पर बता दिया। चलिए फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट, बेस क्या है? लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस क्या था? लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस था जो H+ आयन एक्सेप्ट कर ले। लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? वो स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो
और साथ ही साथ उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ ही साथ उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिससे कि वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सके। तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलेंगे लुईस बेस, whose octet is complete having at least one lone pair electron and it can donate its electron pair, जैसे कि अमोनिया, वाटर, एमीन, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब। ठीक है। इसके साथ साथ लुईस बेस मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज को भी आप लुईस बेस कह सकते हैं। ये मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज ये कैसे होते हैं? तो ये आप देखिए, मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज में जैसे मैंने एल्कीन ले लिया है, तो अब आप सोचिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट लगाएंगे तो इस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पे डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव होगा ना। अब बताइए, आप रेजोनेंस में भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरी तरफ शिफ्ट करा देते हैं, इंडक्टिव में भी पार्शियल शिफ्टिंग कराते हैं। यानी मल्टीपल बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आप इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करा रहे हैं अगर किसी की तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही तो कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट तो वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये डेल नेगेटिव से किसी को अगर जोड़ेंगे तो उसी को जोड़ेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्पीशीज भी लुईस बेस कहलाए जा सकते हैं। नोट कर लीजिए। समझ आ गया लुईस एसिड बेस कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल हो जाएं, एक दो सवाल। तो पहला सवाल यह है, एक अमोनियम आयन, इनमें से आपको अमोनियम आयन क्या लगता है? अमोनियम आयन क्या होगा? देखिए, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसीलिए एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ना भी जरूरी है। अब बताइए, ऐसे सवाल में अगर कोई गलत करे तो कितना ज्यादा दर्द होगा, है ना? तो ये कभी भी ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। सभी का आंसर 100% करेक्ट आना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका। अमोनियम आयन कैसा है? हिमांक ने आंसर दिया है बी, लुईस बेस होगा। ओके, चलिए देखते हैं। लुईस बेस होगा। और किसी का आंसर? हिमांक ने आंसर हटा दिया। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से सोच के दीजिए आंसर। अमन का आंसर है सी, ऐश्वर्या का आंसर है डी। अमोनियम आयन इज, देखिए मेरे इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी आप लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सब पढ़ाया। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये तो बड़ा सिंपल सा एसिड बेस कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, सीधा हमें पीएच निकालना सिखाए ना। वो तो सीखना ही है, उसके क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आते हैं, वो तो सीखना भी है, और वो आप सीखेंगे भी, उसके आप क्वेश्चन करेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, फिर से सीखेंगे, सही करेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ऐसे सवाल गलत करना ये गलत बात है। जबकि पढ़ाने के बाद अमोनियम आयन क्या आप लोग नहीं जानते? अमोनियम आयन ऐसा होता है। जो लोग इसे लुईस बेस कह रहे हैं, किस एंगल से कह रहे हैं? नाइट्रोजन के पास कहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? अरे भाई ये अमोनियम आयन एक ही काम तो करेगा, अमोनिया बनाएगा और H+ आयन देगा। तो जो H+ आयन डोनर है वो क्या कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। आंसर है सी। अब बताइए आप लोग ऐसे सवाल गलत करेंगे फिर कैसे चलेगा भाई? ठीक है, और कोई नहीं हो सकता। लुईस एसिड हो सकता है क्या? लुईस एसिड भी नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी लुईस एसिड का नाम लिया है, ए ऑप्शन का नाम लिया, वो भी गलत है। क्यों? मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड। चलो मैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता हूं, ये एक्सेप्ट कर सकता है? नाइट्रोजन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? तो कर ही नहीं पाएगा, है ना? कभी कभी छोटे सवाल भी परेशान कर जाते हैं। कोई नहीं, आप ऐसे सवालों को ध्यान से देखिए और समझिए।
चलिए अगले सवाल पे आता हूं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस इन द फॉलोइंग एनाइन? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस है, बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस, चलिए सोचिए, जल्दी सोचिए, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस है? 11th क्लास में स्कूल एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप जितने भी 11th क्लास वाले बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको तो ऐसे सवालों की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। ऐसे सवाल जहां कहीं भी मिल जाएं ढूंढ के सॉल्व कर लेना चाहिए अच्छे से, और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हर तरीके से सोचना आना चाहिए। ये सवाल हो गया, इसके पीछे वाला सवाल हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस बताना है, इनमें से कैसे पहचानेंगे? ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। आप क्या करो, इन सभी का कॉन्जुगेट एसिड बना लो, तो ये बन जाएगा HOCl, ये बन जाएगा HClO2, ये बन जाएगा HClO3 और ये बन जाएगा HClO4। अब सोचो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। अगर इन चारों में सबसे वीक एसिड ये है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यानी आंसर क्या हो गया? ए, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस। द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन एक दो बच्चों का गलत है वो आप लोग भी अपना आंसर चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए और सुधार कीजिए। समझ आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SnO2 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन करना है। एक थ्योरेटिकल सवाल है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि ये एम्फोटेरिक है, तो आप उसको कैसे ये वेरीफाई करके बता पाओगे कि ये देखो ये एम्फोटेरिक होता है? तो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक, दोनों में स्लाइड का डिफरेंस है, बता दिया था कल। ये जज कैसे करते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर जाए, यानी कि अगर SnO2 एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए। तो अगर मैं SnO2 की रिएक्शन मान लीजिए बेस NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, और अगर मैं SnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करा दूं, एसिड के साथ करा दूं तो क्या होगा? तो देखिए NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर यह बन जाएगा Na2SnO3, Na2SnO3, ठीक है, स्टेनाइड, सोडियम स्टेनाइड बन जाएगा ये, और साथ में बनेगा वाटर। अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कीजिए, तो Na कितने दिख रहे हैं? दो Na, Sn। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको? उधर 4, इधर 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये बैलेंस हो चुका है। नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस करते हैं, ये बन जाएगा SnCl2 प्लस साथ में वाटर, SnCl2 और साथ में वाटर। तो ये कितने रिएक्शन से कितने से बैलेंस हो रहा है? ये SnCl2 और साथ में वाटर, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है। तो ऐसे में अपने को 2H यहां पर, लेकिन 2 O हैं, तो अपने काम करते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से यहां पर भी आगे आ जाएगा। 4 अगर H लेंगे, 2 वाटर मोल बनाएंगे, 2 वाटर के मोल्स बनाएंगे, तो 2 Sn आ जाएंगे, और 2 Sn आ जाएंगे तो ठीक है, फिर हो जाएगा। 4 ले लीजिए, इसमें आप 4 ले लीजिए, तो 4HCl आप जैसे ही लेंगे तो आप यहाँ 2 SnCl2 रख दीजिएगा और साथ में 2 वाटर, 2 SnCl2। तो आप देख लीजिए Sn कितने हो गए आपके? Sn हो गए 2, बैलेंस है। हाइड्रोजन हो गए 4, बैलेंस है। Cl हो गए 4, बैलेंस है। ऑक्सीजन हो गए 2, वो भी बैलेंस है। तो इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया, बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया, तो ये एम्फोटेरिक है, एम्फीप्रोटिक है। समझ गए? नोट कर लीजिए।
कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अरे अमन कैसे ऐसा हो गया भाई, कहां पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है बताइए? 4 ऑक्सीजन, अच्छा ये 2 ऑक्सीजन, ओके ओके, हाँ प्रॉब्लम तो है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। SnCl2, हाँ Na2SnO3, ऊपर वाला तो बैलेंस है ना, नीचे वाले में क्या आ रहा है? तो ये क्या बनेगा? SnCl4 बनना चाहिए। फिर ये यहाँ पर ये SnCl4 लगाइए और यहाँ पर ये 1 ही रहने दीजिए, है ना। अब जरा देखिए बैलेंस है, तो ये क्या बन गया? SnCl4 और 2H2O। अब सही है, नोट कर लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन के बारे में अपने को जानना है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता फ्री स्टेट में, तो वाटर के साथ मिलकर H3O+ बन जाता है, और इससे और भी बड़े बड़े आप हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं। उसी में वाटर और ऐड कर दीजिए, देखिए H3O+ बन गया, H2O और ऐड कर दे तो 2H और एक O, तो 2H ऐड करेंगे तो H5O2+, फिर एक वाटर और ऐड कर दीजिए तो H7O3+। इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन आपका बनता जाएगा। ओके, सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन इज हाइड्रेटेड टू गिव सेवरल आयनिक स्पीशीज। अगर आप OH- आयन में भी H2O ऐड करना चालू कर दें तो 2H और एक O मिलाकर ये बन जाएगा H3O2-, फिर H2O मिला के ये बन जाएगा, फिर H2O मिलाकर ये बन जाएगा। तो ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। ज्यादातर हम में से लोगों को OH- H3O+ तक पता होता है, बट कभी अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज ना होना, ये भी हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बाकी हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो ना, H2O है और इसमें H+ आयन और आ जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट कर देगा उसको, तो O पे प्लस यहां आ जाएगा। इस तरह से बनता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पर देखिए ये सब H दिख रहे हैं आपको, अब ये H है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो H बॉन्डिंग के थ्रू यहां से फिर से वाटर आप जोड़ने चालू कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका H5O2+, H7O3+, और इस तरह से बनता चला जाएगा। तो एक चेन बनती चली जाएगी, नेटवर्क बनता चला जाएगा, और कुछ खास नहीं है इसमें जानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, HSAB कंसेप्ट। वैसे तो ये कोई फालतू का कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ 11th क्लास के बच्चों को स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत परेशान करते हैं स्कूल टीचर, HSAB कंसेप्ट नाम से। तो ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट वैलिड ही है लुईस एसिड बेस के लिए। ठीक है, तो लुईस एसिड एंड बेसेस आर क्लासिफाइड एज हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। तो जिसने भी लुईस एसिड है उन्हीं को क्लासिफाई किया जा रहा है। कैसे? स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उनको हम लुईस एसिड कहते थे, जिनका साइज स्मॉल हो और चार्ज हाई हो, यानी हाई चार्ज डेंसिटी। आप ऐसे याद रखिए, वो सभी लुईस एसिड में वो सभी स्पीशीज, लुईस एसिड में वो सभी स्पीशीज जिनकी हाई चार्ज डेंसिटी हो, दे आर नोन एज हार्ड एसिड, दे आर नोन एज हार्ड एसिड। अब देखिए यहां पर एग्जांपल में Li+, Na+, K+ लिया जा रहा है। अब आपको ये सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इनको हार्ड एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर इनके पास ये ऐसे स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका साइज छोटा है और चार्ज जैसे यहां 1-1 है, यहां 2-2 है, तो ये ऐसे, बट अब इनको एसिड की तरह सिर्फ लुईस में माना जाता है।
ये आयन एज अ लुईस एसिड काम करते हैं, ठीक है। बाकी हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं इनका कोई रोल नहीं है, बस यहीं तक रोल है इनका। तो ये पॉइंट बस आपको ध्यान रखने हैं, जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई हो, ऐसे लुईस एसिड को हम क्या कहते हैं, हार्ड एसिड। तो जिनकी चार्ज डेंसिटी लेसर होगी, यानी जिनका साइज बड़ा हो जाए, उनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेसर, तो दे आर नोन एज सॉफ्ट एसिड, ठीक है। एग्जांपल जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। अगर ऐसा लग रहा है कि छूटता जा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। लुईस बेस हुज इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली होल्डेड। अब ऐसे लुईस बेस जिनमें इलेक्ट्रॉन वीकली होल्डेड है, वो आसानी के साथ किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो टाइटली होल्डेड होंगे वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो जो वीकली होल्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको सॉफ्ट बेस कहते हैं, और जो स्ट्रांगली होल्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको हार्ड बेस कहते हैं। तो वीकली होल्डेड तभी होगा जब साइज थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। जैसे देखिए यहां पर I माइनस ले आए, है ना, जब कुछ रिपल्शन लगे जिस वजह से वीकली होल्डेड हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके के आपके सॉफ्ट बेस कहलाएंगे। हार्ड बेस में देखिए क्या करेंगे, एनायन का साइज छोटा रखेंगे, जैसे OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, है ना। कार्बोनेट, अब ये कार्बोनेट को क्यों रख दिया गया यहां पर, क्योंकि यहां पर आपका कार्बोनेट आयन रेजोनेंस करेगा। अब रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दिखाई समझ में आएगा। तो कार्बोनेट आयन में क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, है ना। 11th वाले बच्चों को तो मैंने बताया भी, केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में समझाया भी आपको। तो कार्बोनेट आयन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने लगता है कि नहीं, ना कोई बॉन्ड सिंगल है ना कोई बॉन्ड डबल है, जिस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वीकली होल्डेड नहीं बल्कि टाइटली होल्डेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से भी यह हार्ड बेस कहलाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, बस इतना ही था, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है लेवलिंग इफेक्ट। ये भी 11th क्लास में स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, बाकी ना जेईई मेन में ज्यादा पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा गया है। एक आध बार कभी 5-6 साल 8 साल में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि 11th के भी बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग जेईई मेन का पेपर देने जा रहे हो, बहुत सारे सेट इस बार बनने वाले हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए अभी तक वो भी आ जाएं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना। पहले क्या होता था, कुछ ही सेट बनते थे, जब कुछ ही सेट बनते थे तो वही घिसे पिटे सवाल, डेटा चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट तो वही है, उठा के दे दिया, है ना। फिर नीट ने क्या किया, उसका कॉपी मार लिया। बट अब आजकल थोड़ा शराफत से काम होने लगा है, तो आजकल अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। पहले तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए जो हमारी जेईई मेन को कंडक्ट करने वाली साइट है NTA, तो ये सब पहले ही इतने सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इतने सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस बार आ जाएंगे। तो आप लोगों को हर टाइप के सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर में है और आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है, तो उससे भी आ सकता है, ठीक है। लेवलिंग इफेक्ट होता क्या, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा कभी कुछ खास ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। अब लेवलिंग इफेक्ट में क्या कह रहे हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जैसे HCl, HBr, HI, अब ये सब है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपने GOC पढ़कर तो ये पता लगा लिया कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन वीक एसिडिक होगा, ये सारी चीजें। बट अब हम यहां पर अगर देखें तो जितने मिनरल एसिड हैं, HNO3, H2SO4, HI, HClO4, इन सब में आप क्या पता लगा पाओगे। अगर आपको Ka वैल्यू पता है, रटी हुई है, तब तो ठीक है, आपको मालूम है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ना। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के लिए जब हम ये देख रहे हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स में जिनका कंसंट्रेशन सेम कर दिया जाए अगर इनका, तो इनका पीएच वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। हालांकि प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी का Ka ज्यादा है, किसी का Ka कम है, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं, जैसे कि हम बोलते ही हैं
कि स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आप कह लीजिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 होता है। ठीक है, अब अगर इन सभी का कंसंट्रेशन आप सेम रखोगे तो पीएच भी तो सेम आएगा, यानी एक लेवल पे आकर सबका पीएच लेवल क्या हो गया, सेम, लेवलिंग हो गई पीएच लेवल की। इसी को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जितना मैंने बताया उसी सब के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से नोट करते जाइए। चलिए इस बात को समझते हैं एग्जांपल्स से। अब ये मैंने Ka के बेसिस पर ये बता दिया कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। कल भी आपको बताया था HClO4 इज मोर एसिडिक देन H2SO4। ठीक है, जैसे मान लीजिए HI का कंटेनर है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन था, तो अब आप सोचिए जरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच का फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे। अब यहां पर C अल्फा करके तो लिखेंगे नहीं H+ आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या लिखेंगे, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H+ आयन 10⁻⁻1, pH क्या बना 1। अब देखिए दूसरा HCl के लिए भी अगर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन होता तो आप क्या निकालते, pH की वैल्यू 1। अगर यहां पर HBr होता तो भी आप क्या निकालते, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे 1। जबकि हम सबको पता है कि ये कोई एक ज्यादा एसिडिक होगा कोई कम एसिडिक होगा, जैसे HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे कम HBr, उससे कम HCl, बट pH सबका सेम आ रहा है, यानी लेवलिंग कर दी गई। इसी को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, जल्दी से छापिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हुआ अपना पूरा कंप्लीट एसिड बेस कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं आगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। आप कह सकते हैं कि मैं आपको अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाना चालू कर रहा हूं। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक ऐसे मस्ती कर रहे थे, है ना, छोटी छोटी बातें सीख रहे थे। अभी तक 10th पास आउट से 11th क्लास की तरफ आ रहे थे। अब पूरा 11th क्लास में अच्छी तरह से एंटर कर चुके हैं। अब चलेगा प्योर आयनिक इक्विलिब्रियम। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इट इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख लीजिए आप। It is defined for weak electrolyte। ठीक है, वो कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये AB नाम का हमारा इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये अपने आयनों में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। A+ एक्वस, B- एक्वस। शुरुआत में टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन C था, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ। टाइम t इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, ये C में से C अल्फा डिसोसिएट हो गया। देखिए मैंने आपको केमिकल में भी ये बात सिखाई थी, पहले हम लिखते थे X, अब यहां लिख रहे हैं C अल्फा, क्योंकि मैं अल्फा को बोल रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहा हूं, इसका मतलब 1 में कितना डिसोसिएट हुआ वही है। तो अगर आप यहां पर x के टर्म में लिखना चाहते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप C- x लिख दीजिए। अब सोचिए इस बात को, साइड में जरा आपको समझा देता हूं फिर से। C में कितना डिसोसिएट हुआ, x, तो 1 में कितना डिसोसिएट होगा, x/C, दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर C अल्फा, मैंने वही लिखा है। तो C- C अल्फा, ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा, C अल्फा C अल्फा, इसी तरह से बन जाएगा। अब हम वही काम करेंगे जो हम पहले से समझते आ रहे हैं, यानी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना जानते हैं, और यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ Kc। तो A+ का एक्टिव मास, B- का एक्टिव मास अपॉन AB का एक्टिव मास, जो कि बन जाएगा C अल्फा C इंटू 1 - अल्फा। तो एक C से एक C कैंसिल हो गया। इससे हमारा जो एक्सप्रेशन बना के इक्विलिब्रियम का, वो बना C⁴² अपॉन 1 - अल्फा।
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब मैं आपको इसके आगे फिर बताता हूं इससे हमने क्या सीखा, क्या समझा। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कुछ किताब वाले इसको के आई भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, आयनाइज हो रहा है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। क्या यहां के इक्विलिब्रियम की जगह केपी आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयंस के लिए प्रेशर नहीं बल्कि कंसंट्रेशन की बात करी जाएगी। नोट कर लिया सभी ने? चलिए देखिए, तो हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ए भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अच्छा, मैंने क्यों लिखा वैलिड फॉर डिफाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो किस बात का इक्विलिब्रियम? मैं तो सीधा लिखता, इरिवर्सिबल साइन लगाता, लिखता ए प्लस बी माइनस सी। कंसंट्रेशन अगर इसका है तो सी इसका भी होगा, सी इसका भी होगा। मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया था? किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है वही उसके एक कैटायन एक एनायन का होता है। बताइए, मोल कंसेप्ट का वही कंसेप्ट तो लगता, लेकिन वो तो तब लगता जब ये स्ट्रॉन्ग होता। अभी क्या है, ये वीक है। वीक है तो 100% तो डिसोसिएशन हुआ नहीं होगा, तो इसीलिए अल्फा को डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल रहे हैं। तो सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहां सी अल्फा बना। ओके, तो हम बात कर रहे थे के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पर दो अजम्पशन। अगर मैं ये लेट कर लूं, लेट अल्फा इज मच लेसर देन 1, तो यहां पर हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो जाए। ऐसा कब करेंगे? जब वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक में भी अगर अच्छा खासा डिसोसिएट हो रहा है तो आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा सर कि कब ये ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है, कब कम कर रहा है? तो ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी मैंने खत्म नहीं किया है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अल्फा अगर बहुत छोटा होगा 1 से, तो ऐसे में 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे। ये किसके लिए बता रहा हूं? फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए बता रहा हूं। तो ऐसे में हमारा के इक्विलिब्रियम आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा तो गया है ना, 1 माइनस अल्फा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 1। तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर बन गया? सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? अल्फा बराबर क्या हो गया? अंडर रूट के अपॉन सी, अंडर रूट के अपॉन सी। देख लीजिए, अल्फा बराबर अंडर रूट के अपॉन सी। अब इस बात से हमें कंक्लूजन क्या मिला? हम सबको मालूम है C अगर कंसंट्रेशन है और V अगर डाइल्यूशन है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, होता है ना। यहां पर V का मतलब डाइल्यूशन से है और C का मतलब कंसंट्रेशन से है। आप किसी सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करते जाओगे उसका कंसंट्रेशन उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर यहां पर ये 1 अपॉन में C लिखा है तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम इंटू V लिख सकता हूं। अच्छा देखिए, के इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है। अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये तो प्रोपोर्शनैलिटी में चला जाएगा, जाएगा ना। इस हिसाब से अल्फा यानी कि DOI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V, यानी कि हमारा जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से समझिए, इन्हीं सब छोटे छोटे कंसेप्ट पे भी सवाल बन जाते हैं और फिर हमसे पेन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे समझना था हम इसको हल्के में समझ रहे थे, हल्के में ले रहे थे।
तो इसको बिल्कुल अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है। इन पर बेस्ड अभी मैं वेस्टफॉल डाइल्यूशन लॉ पर ही बेस्ड आपको सवाल कराऊंगा, और आपको ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो एडवांस तक में पूछा जा सकता है। इतना बेसिक से कंसेप्ट का सवाल एडवांस तक में पूछा जा सकता है। तो अल्फा यानी कि DOI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो अल्फा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से बढ़ेगा। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को 25 गुना डाइल्यूट करूंगा तो अल्फा क्या 25 गुना बढ़ेगा? नहीं, अल्फा सिर्फ 5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट V के। यानी जिस रेट से V डाइल्यूशन बढ़ाओगे उस रेट से अल्फा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा, ये बात सही है, ये बात यहीं पर समझ में आ रही है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? यानी आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C। अब ये पूरा हो गया, समझ गए? यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, जिसको मैं नोट ना बोल के कंक्लूजन बोलता हूं, बल्कि जो हमने यहां पर कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? हमने यहां पर देखकर यह कंक्लूड किया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मैं V को बढ़ाते बढ़ाते कहां ले जाऊं, इनफाइनाइट, तो अब इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट क्या बताओगे? तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है बताइए? वो मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, यानी 1। यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन ये मैक्सिमम कंडीशन पे ये बात कही जा सकती है कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ टेंडिंग करें, अगर V टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 1 होगा फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप ये कंक्लूजन में लिख लेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each weak electrolyte behave as strong electrolyte behave as strong electrolyte। ये आया हमारा वेस्टफॉल डाइल्यूशन लॉ का कंक्लूजन। अब ये सब बातें तो मैंने तब कही हैं जब मैंने अल्फा को बहुत छोटा मान रखा है। मान लीजिए आप यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर लाना चाहते हैं, कोई हल्का बहुत भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलना चाहिए, तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा ही रहने दीजिए, 1 मत करिए। तो चलिए उस बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां तक नोट किया आपने? जल्दी से नोट कीजिए, नेट तो प्रॉपर चल रहा है ना? चलो, कुछ दिनों से स्थिति सुधर गई है नेट की, अब कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो बहुत ही अच्छा है। नोट कर लिया। चलिए अब दूसरे केस पे बात कर लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन था के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सपोज दैट कि मैं यहां पर 1 माइनस अल्फा को, अगर मैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा खासा डिसोसिएशन है, अगर अल्फा मोर देन 10% डिसोसिएटेड है, तब तो कभी नहीं हो सकता कि अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। बाकी कंडीशन अभी और लिखाता हूं। तो मान लीजिए कि अगर मैं 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लेट करता हूं, 1 माइनस अल्फा ही बने रहने देता हूं, तब क्या करेंगे? तो k इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के लिए हम ये करेंगे कि C अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये बन जाएगा के माइनस के अल्फा, के माइनस के अल्फा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के बराबर 0। अब इसमें आपको अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तकलीफ देगा, लेकिन अब ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि मेन सेंस में तो ऐसा नहीं करते, हां, लेकिन इंटीजर वाले में याद रखना, वहां परेशान किया जा सकता है, वहां आपको परेशान किया जा सकता है डेसिमल प्लेस पे, क्योंकि गड़बड़ होगी। क्योंकि अगर आप ये 1 माइनस अल्फा लेकर चलोगे तो कभी एरर आनी नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया तो वहां पर थोड़ा बहुत एरर होगा, क्योंकि वो आप अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हैं। हालांकि मेरी आप सभी को यही राय है कि अभी तो मैं आपको कंडीशन बता दूंगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कब 1 माइनस अल्फा को 1 लेना है, कब नहीं लेना है। और इसके साथ साथ भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो जो भी आप आंसर लाएं 1 माइनस अल्फा को 1 बनाकर, आप देख लीजिए कि उसके बिल्कुल करीब का कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। मे बी पॉसिबल कि वो 1 माइनस अल्फा को 1 ना लेकर बल्कि 1 माइनस अल्फा लेकर ही सॉल्व किया गया हो, तो वो उससे ज्यादा बेटर आंसर होगा। और डेसिमल प्लेस वाले जो सवाल है, इंटीजर वाले हैं जिसमें डेसिमल प्लेस भी फिल करने होंगे, ऐसे सवालों में ये परेशान कर सकता है। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो परफेक्ट आंसर देना ही देगा। तो अब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी वो तो आप जानते ही हैं, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हो गई c, और साथ में यहां पर -1, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2c, इससे निकाल लीजिएगा पूरा अल्फा, तो ये आपका अल्फा आ जाएगा। ये सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आगे चलकर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीएच के भी सवाल आएंगे, उसमें पीएच के जब सवाल आएंगे तो वहां पर अपने को अल्फा की जरूरत भी पड़ेगी। हाँ भाई, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलिए आपको मैं कंडीशन बता देता हूं कि कब आपको 1 माइनस अल्फा को 1 लेना है और कब आपको 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लेना है। तो कंडीशन मैं आपको समझा देता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट कंडीशंस, चलिए समझते हैं। मुझे यहां पर कंडीशंस 2 चीजों के लिए बतानी है। जितने भी 11th वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनिए। एक तो बेटा यहां कंडीशन ये आ रही है कि जब आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं तो जो आपका एक्सप्रेशन बनता है के इक्विलिब्रियम बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो कब आप 1 माइनस अल्फा लेंगे और कब आप 1 माइनस अल्फा को 1 लेंगे, इसकी कोई परफेक्ट कंडीशन सीख लें। दूसरी बात, जब आप इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन सॉल्विंग में लेंगे तो मैंने जैसे कि बोला कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर में देख रहे हैं। अगर इसका डिसोसिएटेड आयन में कोई भी कैटायन या एनायन में H+ या OH- आया तो वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, यानी एक तो इसकी वजह से H+ आयन या OH- आयन, और दूसरा वाटर में प्रेजेंट H+ या OH- आयन, दोनों की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो क्या हमें वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर करना है या नहीं करना है, यह एक और प्रॉब्लम आएगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हालांकि यह बात आपको अभी 11th क्लास वाले बच्चों को रियलाइज नहीं हो पा रही होगी, बट जैसे जैसे आप अभी सवालों में आगे बढ़ेंगे तो यह प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। पीएच वाले सवालों में आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम यह फेस करना पड़ेगा। तो आपको यह भी साथ साथ सोचना है, और 12th पास आउट वाले तो मेरी बात समझ ही गए होंगे, है ना, यह परेशानी तो उनको अक्सर मिलती है कि वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड को पानी में डाला,
और अब मैं इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट या पीएच निकालने की बात कर रहा हूं। तो एसिटिक एसिड टूटेगा एसीटेट और H+ आयन में, और वाटर में भी H+ और OH है। तो एक तो एसिटिक एसिड का H+ आयन और दूसरा वाटर से H+ आयन, कॉमन आयन इफेक्ट आया कि नहीं आया? तो ये वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेना है कि नहीं लेना है? जैसे मान लीजिए मैंने अमोनिया सॉल्यूशन को पानी में डाला NH4OH, तो NH4+ और OH-, तो ये OH- आया NH4OH से और दूसरा वाटर से OH- आया। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन मैं एक जगह यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप समझ गए? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, C की वैल्यू 10⁻⁻6 या उससे बड़ी है, अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या उससे बड़ा है, तो अगर आपका कंसंट्रेशन ये है, तो देखिए वाटर में, प्योर वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी का मतलब ये नहीं जो बिस्लेरी वाला पानी है, केमिस्ट्री में वाटर का मतलब सिर्फ एक ही होता है, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर का H+ आयन और OH- आयन कंसंट्रेशन सेम होता है। और मैंने आपको कल भी बताया था H+ आयन इंटू OH- आयन बराबर Kw, वाटर कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 होता है। अब सोचिए अगर प्योर वाटर पे H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन बराबर है तो वो कितना होगा? 10⁻⁻7, तभी तो बनेगा 10⁻⁻14। तो at 25 डिग्री सेल्सियस H+ आयन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज 10⁻⁻7। तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर डेटा लिखा 10⁻⁻6। तो अगर ये 10⁻⁻6 या उससे बड़ा है, अब बड़ा है का मतलब ये नहीं है -7, बड़ा है का मतलब है -5, -4, -3 ऐसा। देन कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वाटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड। ऐसे में हम वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लेंगे। सिंपल सी बात यह है, वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 10⁻⁻6 भी होता है तो 10 गुने का अंतर है, और अगर इससे बड़ा निकला तो 100 गुना, 1000 गुने का अंतर है। तो करोगे क्या जोड़ के? समझ में आ गया? इसका उल्टा क्लियर हो गया फिर? अच्छा, अभी यहां पर आयनाइजेशन कांस्टेंट की कोई बात ही नहीं हुई, यानी के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं। यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पर भी आप ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर C की वैल्यू लेस देन 10⁻⁻6 है, लेस देन 10⁻⁻6 है, तो ऐसे में आप कॉमन आयन इफेक्ट लेंगे। यानी ऐसे में आप H2O का कॉमन आयन इफेक्ट कंसिडर कर लेंगे। समझ गए? शॉर्ट में ये लिख दिया। अब बात करते हैं कि अगर वीक एसिड या वीक बेस होगा, जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। अगर वीक एसिड होगा तो Ka पता होगा, अगर वीक बेस होगा तो K भी पता होगा। तब क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे, इफ Ka ना लिखकर मैं इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, नहीं तो आप मेरे से फिर पूछोगे बी के केस में क्या करेंगे, Kb के केस में। तो K इक्विलिब्रियम इंटू C, अगर मैं K इक्विलिब्रियम इंटू C की वैल्यू मैं ये बोलूं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻12। अब सोचिए आप, मैंने ये वैल्यू क्यों ली? तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप पीछे देखिए तो K इक्विलिब्रियम इंटू C ये क्या बन रहा है आपका, है ना? तो K इक्विलिब्रियम इंटू C आपका क्या बन जाएगा? जैसे यहां पर आप देखिए K इक्विलिब्रियम बराबर C अल्फा स्क्वायर, अगर 1 माइनस अल्फा को आप 1 हटा दें तो C अल्फा स्क्वायर बराबर K इक्विलिब्रियम। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? √K/C। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? √K/C।
तो जरा पर यहां पर आप समझिए कि K इक्विलिब्रियम इंटू C जो बनेगा वो किसी वीक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा, वीक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो यही होगा K इक्विलिब्रियम इंटू C। समझ में बात आ रही है? थोड़ा कम आ रही होगी, अभी ज्यादा आने लगेगी। चलो समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास वीक एसिड है ना, CH3 COOH, तो ये किस में जाएगा बताओ? ये जाएगा CH3 COO माइनस। इधर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, ये सर हटाते हैं, इधर से आपको फिर से पूरा समझाते हैं। यहां पर आपको फिर से समझाता हूं, पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। ये अगर है तो जैसे एसिटिक एसिड, ये गया CH3 COO माइनस CH3 COO माइनस प्लस H प्लस आयन। अब बताइए C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, यही तो करेंगे आप। तो ये जो मोलैरिटी आ रही होगी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, वो आप C अल्फा के बराबर लिखेंगे। अच्छा, अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर आप लिख लेते हैं अंडर रूट KA अपॉन C। याद आ रहा है कुछ? देखिए पीछे लिखा है आपने अल्फा बराबर अंडर रूट K इक्विलिब्रियम अपॉन C। तो अब इस C को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? रूट में KA इंटू C। कुछ भेजे में गया तो रूट में KA इंटू C, यानी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन का कंसंट्रेशन होगा वो C अल्फा यानी कि अंडर रूट KA इंटू C होगा। तो अगर अब इसकी बात की जाए कि अगर ये 10 टू द पावर माइनस 12 है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यही कंडीशन आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 6। तो अगर इससे बड़ा है तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H2O कंसिडर करना। क्या करना है? कंसिडर करना है। समझ गए? चलिए, तो चौथा केस भी आप समझ गए होंगे कि इसका उल्टा, अगर K इक्विलिब्रियम इंटू C की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 है, लेस देन 10 टू द पावर ऑफ, एक मिनट उल्टा हो गया क्या? अच्छा, इससे बड़ा आ गया ना, रूट 10 टू द पावर माइनस 6 उससे बड़ा जा रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़ा 10 टू द पावर माइनस 5 4 आएगा। तो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये पहले वाले में भी तो लिखा है कंसिडर नहीं करना है। तो इसको सही कर लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, डज नॉट कंसिडर। ठीक है। अब अगर ये छोटा आएगा तो सोचिए 10 टू द पावर माइनस 6 से छोटा 10 टू द पावर माइनस 7 होगा, माइनस 8 होगा, तब आप वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट कंसिडर कर लेंगे। क्या ये चारों केस समझ में आ गए सभी को? ये तो मैंने बातें की अभी वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट कब लेना है कब नहीं लेना है। यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से देखिए और बताइए मुझे। ये तो अभी तक बातें हुई कि वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट कब लेना है कब नहीं लेना है, समझ गए ना आप लोग? के इक्विलिब्रियम और सी की वैल्यू को चेक कर लेंगे वीक में, और अगर स्ट्रांग है तो के इक्विलिब्रियम देगा भी नहीं, तो आपको कंसंट्रेशन से ही चेक कर लेना है। अब बात करते हैं अल्फा कब कंसिडर करेंगे कब नहीं, तो अल्फा को नेग्लिजिबल कब लेंगे कब नहीं लेंगे, इस पे बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अल्फा को कब 1 लेंगे या नहीं लेंगे, इस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है इतनी, इसी के आगे आप लोग नोट करते जाइएगा, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, अगर के इक्विलिब्रियम अपॉन सी की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -3 या उससे छोटी हो, देखिए ध्यान से, आपको किसी एसिड के बारे में बोलेगा, उसका पीएच निकालने के लिए कोई वीक एसिड आएगा, समझ गए आप? सवाल समझ लो मैं कैसा बताने वाला हूं आपको। तो कोई वीक एसिड होगा, उसका पीएच बताना होगा, उसका एसिड कांस्टेंट आपको दे देगा Ka और उसका कंसंट्रेशन आपको दे देगा। अब आपको ये जज करना है कि मुझे H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर ऐसे सी अल्फा निकाल के लाना है, लेकिन क्या मैं यहां पर Ka बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगाऊं या Ka बराबर सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर लगाऊं?
तो इस बात का जजमेंट इस पर डिपेंड हो जाएगा कि K इक्विलिब्रियम अपॉन C की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। अब ऐसा क्यों किया, तो देखिए Ka अपॉन C की वैल्यू ही अल्फा के बराबर है, यानी मैं आपसे बोल रहा हूं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही चेक करने के लिए। तो अगर ये 10 टू द पावर ऑफ -3 से छोटा हुआ, तो क्योंकि हमारा अल्फा इज इक्वल टू होता है √K इक्विलिब्रियम अपॉन C, तो अगर ये 10 टू द पावर -3 या उससे छोटा हुआ, तो 10 टू द पावर -3 से छोटा मान लीजिए 10 टू द पावर -4 है, तो स्क्वायर रूट में जाएगा तो 10 टू द पावर -2 आएगा। 10 टू द पावर -2 का मतलब हो गया 0.01, मतलब हो गया 0.01। अब 1 के रेस्पेक्ट में 0.01 अगर आप घटा भी देंगे तो बताइए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपको 1 माइनस अल्फा को 1 लेना है। अब देखिए उल्टा करके देखिए, K इक्विलिब्रियम अपॉन C की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से बड़ी है, मान लीजिए 10 टू द पावर ऑफ -2 है। अब ये जब रूट में जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -2 तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। अब 1 में अगर 0.1 लेस कर देंगे तो ये 0.9 आएगा। अब 1 लिखे कि 0.9 लिखे तो यहां पर एरर बड़ा बन जाएगा। ऐसे में आपको 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लिखना है, फिर आप 1 माइनस अल्फा करते ही सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये दो कंडीशन हो गई आपको, कब अल्फा को नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना है। और ये बाकी की चारों कंडीशंस में मैंने आपको ये सिखाया कि कब वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, देखिए अब ये इतनी 6 कंडीशन नहीं है, अगर इनको ध्यान से देखिए तो एक ये और एक ये, बस 3 ही समझनी है। बाकी को 3 तो उसका रेसिप्रोकल है, उसका वाइसे वर्सा है। सभी को मेरी बातें ये समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इन चीजों को जब आप सवालों में अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। जब इनको आप सवालों में अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे, क्लास अभी नहीं ओवर करेंगे, एग्जाम की डेट आ भी चुकी है। और मुझे लगता है हम लोगों को, वैसे तो हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ते थे, बट अब हम लोगों को थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हर चैप्टर अगर थोड़ा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो इससे अपना ही फायदा होने वाला है। चैप्टर्स जब सब जल्दी खत्म हो जाएंगे तो आप लोग कुछ अपने डाउट, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना, उसके लिए भी कुछ टाइम मिल जाएगा। हालांकि टाइम इतना है ही नहीं, सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो यही बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा जो टारगेट है ये अपने को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको भी सपोर्ट कर और मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट तक और पढ़ा लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? चलिए ये जानते हैं। तो नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसे इफेक्ट करता है? देखिए भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूट ऐसे इफेक्ट करता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 1, यानी कि 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन होगा ना, तो यहां तो मैक्सिमम ही बन जाएगा अल्फा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा फिर? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा लेस देन 1 है, पार्शियली डिसोसिएट करेगा। तो ऐसे में अल्फा कब बढ़ सकता है? तो स्ट्रॉन्ग और वीक 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी कैटेगरी की वजह से आप बता सकते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है नेचर ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू बहुत मैक्सिमम चाहिए तो आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए। इसीलिए पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में
वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं, तो यहां पर आप कंडीशन लिख लेंगे, सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर। अब आप कहेंगे सर पोलर तो और भी बहुत सारे हैं, फिर वाटर ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि पोलर भी होना चाहिए और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। इट शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, 81 के आसपास होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा ये लेते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर हमारे पास सॉल्वेंट हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ना होकर वीक लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सॉल्वेंट हो गया? तो उतना अच्छा आयनाइजेशन नहीं करेगा। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सॉल्वेंट का हाई होता है वो केटायन और एनायन, जो इलेक्ट्रोलाइट में जो केटायन और एनायन है, यानी AB के अंदर A+ और B- के बीच में लगने वाले फोर्स को वीक करता है। और जब वो वीक करेगा तो A+ और B- को सॉल्वेट करने की कोशिश करेगा। यानी जब ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स वीक होगा, सॉल्वेट होगा, तो अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा, डिसोसिएट होगा। तो इसीलिए बोलते हैं सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। नोट करके लिख लीजिए, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट weakens the force of attraction between cation and anion present in the electrolyte। बात समझ में आ गई? सॉल्वेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इवन कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे एसिड बेस कंसेप्ट की, तो कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा बेस स्ट्रांग है, वीक है, इस पे सॉल्वेंट भी अपना एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। वो कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पानी में अच्छे खासा डिसोसिएट होता है, जबकि उसी जगह एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। तो अब पानी में अगर देखा जाए तो HCl स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड वीक है, लेकिन अगर इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोलाइट को अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए, अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए, तो इनका अल्फा की वैल्यू लगभग सेम है। इनके अल्फा की वैल्यू लगभग सेम है। यानी यहां पर सॉल्वेंट एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। अमोनिया सॉल्यूशन में हम ये बोल ही नहीं सकते कि HCl स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड वीक है। दोनों का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लगभग सेम है। ओके, तो सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में समझ में आ गया। तीसरे फैक्टर पे चलते हैं, डाइल्यूशन। अभी आपने ओस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ देखा, तो उसमें आपने क्या देखा? अल्फा यानी कि क्या है? DOI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। उस रेट से तो नहीं बढ़ेगा लेकिन प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C। तो ये बात समझ में वैसे ही आ गई कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। अगर आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट ले जाओगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर V टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी है देन अल्फा टेंडिंग टूवर्ड्स 1, अल्फा टेंडिंग टूवर्ड्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गया डाइल्यूशन। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो भी बात मैं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा यानी कि DOI, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके डिसोसिएट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और अगर उसके डिसोसिएट होने के चांसेस ज्यादा है तो अल्फा इंक्रीज करेगा। अच्छा, मैं सिंपल सी टेक्निकल सी बात कर देता हूं कि अगर किसी का डिसोसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया था, अगर हम किसी चीज को डिसोसिएट करेंगे, HI को डिसोसिएट करेंगे, PCl5 को डिसोसिएट करेंगे, तो डिसोसिएशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी टेम्परेचर उसके डिसोसिएशन को क्या करता है, फेवर करता है। तो वही बात यहां पर भी लगा रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका डिसोसिएशन फेवर होगा, और अगर उसका डिसोसिएशन फेवर होगा तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जैसा मैंने वहां पर बताया था, ओजोन का डिकम्पोजिशन, NO का डिकम्पोजिशन, ये एंडोथर्मिक नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर तो यहां पर अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करने लगोगे जिनका डिसोसिएशन एंडोथर्मिक नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक होता है, तो वहां पर ये फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा जनरली। ओके, नोट कर लीजिए इस बात को भी। लास्ट फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में इतना सब कुछ बताया। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, मैं पहले कंक्लूजन ही लिख देता हूं। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अल्फा की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। चलिए इस बात को मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। वही एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये डिसोसिएट हो रहा था एसीटेट आयन में और साथ में H+ आयन। ये टाइम t इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए ये C×1 - अल्फा, ये C अल्फा ऐसा सब कुछ आ चुका था। ऑन एडिंग HCl, मान लीजिए मैंने इसमें HCl मिला दिया, तो अगर मैंने HCl मिलाया तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सिबल तो लगेगा नहीं, तो ये क्या बनेगा, Cl- और H+ आयन। अब अगर इसका कंसंट्रेशन C' है तो इसका भी C' होगा और इसका भी C' होगा। तो अब देखिए ये लग गया कॉमन आयन इफेक्ट, लगा कॉमन आयन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कॉमन आयन कैटायन में ही लगे, एनायन में भी लग सकता है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिएगा NH4OH, और उसमें आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस मिला दीजिएगा तो OH आपको मिल जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा, यानी कि अब इन दोनों H+ आयन का कंसंट्रेशन एक ही बीकर में अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है C अल्फा प्लस C' यहां पर भी होगा और C' प्लस C अल्फा यहां पर भी होगा, जैसा कि हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में देखा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अब अगर यहां का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो सोचिए इसका फर्क इस पे क्या लगेगा, ये तो इरिवर्सिबल है, यानी कि फर्क तो पड़ेगा वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट पर। तो अगर इधर का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो लगाइए लीच-एटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो यहीं पे लिख देता हूं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हुई ना। अगर फॉरवर्ड जाएगा तो अल्फा बढ़ेगा, तभी तो डिसोसिएट हो रहा है। बैकवर्ड जा रहा है तो अनडिसोसिएटेड की तरफ जा रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो आप सीधा सीधा कॉमन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है, यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से देखिए, चलिए होमवर्क लिखिए और आज का लेक्चर फिर फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, सब उसी के अंदर रह के पूछ रहा हूं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड
दैट इज नीडेड टू गिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ मोलर है। Ka पता है, C पता है, आपको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ये H+ आयन कंसंट्रेशन है, यानी आप कह सकते हो कि ये C अल्फा पता है, C बताना है। हो जाएगा। इस सवाल को मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कल लेक्चर स्टार्ट होते ही तुरंत रिपोर्ट कीजिएगा। ये आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आपका जो भी आंसर आ चुका हो। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो अभी कर लेंगे, इसमें क्या है, आपने जितना अभी पढ़ा है उसी को समझना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन एसिटिक एसिड इज डाइल्यूटेड। बताइए एसिटिक एसिड को अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आपको दिख रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट्स व्हेन एसिटिक एसिड इज डाइल्यूटेड। जल्दी से बताइए आंसर इसका आंसर क्या होगा बताइए। अमन ने आंसर किया है A एंड C, ऐश्वर्या का आंसर आ गया A, प्रवीण A या AC। चलिए ठीक है, समझते हैं। आप सभी का आंसर अभी मैं नहीं बोलूंगा, चलिए आप लोग खुद ही जज कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एसिटिक एसिड को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हमारा अल्फा क्या होगा? भाई ये तो मैंने अभी बताया आपको, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ही बता दिया कि डाइल्यूट करने से अल्फा की वैल्यू DOI की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो बी तो होगा नहीं। अच्छा, अगर डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ H+ आयन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ACD। इसका करेक्ट आंसर है ACD। जल्दी से देखिए और बताइए मुझे, आप में से कोई भी डी की तरफ नहीं गया। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीजेस। नंबर ऑफ H+ आयन अगर बढ़ गए, अगर नंबर बढ़ गए तो मोल बढ़ जाएगा, तो फिर इस हिसाब से कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज हो गया? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जिस रेट से आपने डाइल्यूशन बढ़ाया होगा, क्या उस रेट से अल्फा भी बढ़ा होगा? नहीं। तो अगर नेट में देखें तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा, जिस वजह से कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मल्टी करेक्ट में कई सारे बच्चे फेल होंगे इसमें, तो कई सारे बच्चे, अगर ये सवाल एग्जाम में ही आ जाए तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं पहला तो सभी लोग टिक लगा लेंगे, हो सकता है C भी टिक लगा ले, D को छोड़ के आ जाएंगे, तो मिलेगा क्या? 0। समझ में आया? तो वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा रेट से इंक्रीज हुआ है, अल्फा इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट V, तो कंसंट्रेशन घटेगा। समझ गए? चलिए अगले सवाल, एक और ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। अगर आपने इस तरह का सवाल नहीं लगाया तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही पढ़ना बेकार है, फिर आपने रटी रटाई किताबी बातें पढ़ी। इस सवाल को जब आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर भी अच्छा सवाल बन सकता है। जैसे यही सवाल है, देखिए कितना सिंपल सा सवाल है ना? लग रहा है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छा सा सिंपल सा सवाल है। इसको मैं JEE एडवांस तक के पेपर में दे सकता हूं, है ना? तो JEE एडवांस जैसे लेवल को ये टच करता है, पेपर में दे सकता हूं का मतलब मैं JEE एडवांस का पेपर नहीं बनाता हूं, लेकिन आप लोगों का टेस्ट तो बनाता हूं। तो ये सवाल मेरी नजर में JEE एडवांस को टच करता है, और जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी नजर में भी करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जहां तक हो पाए अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए कल की क्लास में आपके लिए सवाल। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।